Hello everyone. Let's move on with our next lecture. So in this lecture we will basically see the measurement of frictional power. मतलब हम frictional power किन किन तरीकों से measure कर सकते हैं हम basically इसमें ये देखने जा रहे हैं. तो there are basically four methods to measure frictional power. Okay, they are namely measuring indicated power and brake power. Okay. Second, Morse test. Third, Whelan's line method. एंड फोर्थ, मोटरिंग टेस्ट. तो इसमें जो पहला है मेजरिंग इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, तो ये हम देख चुके हैं, अभी कैलकुलेट भी किए, या लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पावर. ठीक है, तो अगर हमको इंडिकेटेड पावर पता है, ब्रेक पावर पता है, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फ्रिक्शनल पावर. तो मेजरिंग आईपी एंड बीपी ये मेथड आप समझ गए हैं. ठीक है, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का डिफरेंस होता है फ्रिक्शनल पावर. तो ये हम उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. मोस्ट टेस्ट हम लास्ट में देखते हैं. ठीक है, लास्ट में समझाऊंगा उसको. विलेंस लाइन मेथड. अब विलेंस लाइन मेथड हम अभी देखते हैं क्या होता है. विलेंस लाइन मेथड में बेसिकली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्यूल फ्लो रेट जो कि केजी पर आवर में होता है और ब्रेक पावर के बीच में. मतलब एक्स एक्सेस में आपका ब्रेक पावर रहेगा और वाई एक्सेस में आपका रहता है फ्यूल फ्लो रेट. ठीक है, तो उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल फ्लो रेट पे आपको कितना ब्रेक पावर मिल रहा है. तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जैसे कि जब आपका ब्रेक पावर जीरो है उस समय फ्यूल फ्लो रेट जीरो नहीं है, उस समय फ्यूल फ्लो रेट अराउंड है 0.5 kg पर आवर. तो इससे सीधी सी बात समझ में आती है कि जब हमको कोई पावर नहीं मिल रहा है तब भी फ्यूल लग रहा है, तो फ्यूल किस चीज़ में लग रहा होगा? फ्रिक्शनल पावर को ओवरकम करने में, है ना. अगर हमको कोई पावर मिल नहीं रहा है फिर भी हमारा फ्यूल, इतना फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है? फ्रिक्शनल पावर को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें से फ्रिक्शनल पावर निकाल सकते हैं. कैसे? हम जो आपका ग्राफ प्लॉट हुआ है फ्यूल फ्लो रेट और ब्रेक पावर के बीच में, उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. ठीक है, ये जो आपका ग्राफ प्लॉट हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका फ्यूल फ्लो रेट और ब्रेक पावर के बीच का प्लॉट है. इसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में. ठीक है, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ये जाके इंटरसेक्ट कर रही है आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस में. ठीक, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसका ब्रेक पावर का वैल्यू आ रहा है अराउंड -4 किलोवाट. तो ये -4 किलोवाट क्या है? ये -4 किलोवाट आपके इंजन का फ्रिक्शनल पावर है. -4 किलोवाट आपके इंजन का फ्रिक्शनल पावर है. ठीक है, कैसे? क्योंकि यही -4 किलोवाट यानी कि ये 4 किलोवाट आपका, इस 4 किलोवाट जो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए हमको ये 0.5 किलो केजी पर आवर के रेट से फ्यूल फ्लो करना पड़ रहा है. तो इस जो नेगेटिव आपको ब्रेक पावर है इसको ओवरकम करने के लिए जो फ्यूल लग रहा है उससे हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितना हमारा नेगेटिव ब्रेक पावर लग रहा है. ठीक है, और यही नेगेटिव ब्रेक पावर आपका फ्रिक्शनल पावर है. इसको हम और अच्छे से समझे तो विलेन लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल रेट एक्सट्रापोलेशन मेथड. ठीक, तो जो हम ग्राफ में देख सकते हैं हम फ्यूल रेट को एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. In this method, we draw a graph where we take brake power BP on x-axis and fuel flow rate kg per hour on y-axis. जैसा आप ग्राफ में देख रहे हैं. ठीक है, on a condition that the engine is running at a constant speed. As shown in the figure, the graph is anticipated back to zero fuel flow rate of zero fuel, where it cuts at point A on the negative x-axis. ठीक है, तो इस ग्राफ में हम जो आपका फ्यूल फ्लो रेट यहाँ पे 0.5 kg पर आवर है, इसको हम जीरो की ओर लेके जाते हैं. और जब ये जीरो हो जाता है, जब जीरो फ्यूल फ्लो रेट हो जाता है, तब जो आपकी ब्रेक पावर की वैल्यू आती है वो फ्रिक्शनल पावर है. तो ये वही लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट.
Point A on the negative x-axis shows the friction power at the same speed on the engine. When brake power becomes zero, then the fuel consumption at the same power represent the fuel consumed to overcome the friction loss of the engine. तो इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट ए दिखा रहा है ये फ्रिक्शनल पावर दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो आपका जीरो ब्रेक पावर पे जो फ्यूल फ्लो रेट हो रहा है उतना फ्यूल हमारा इस फ्रिक्शनल पावर को ओवरकम करने में यूज हो रहा है. एज पर द ग्राफ वेरिएशन इन द फ्यूल फ्लो रेट एंड ब्रेक पावर इज लीनियर. तो ग्राफ के हिसाब से हमारा जो प्लॉट आता है वो लीनियर प्लॉट आता है, ठीक है, अराउंड लगभग स्ट्रेट लाइन ही है. तो उस स्ट्रेट लाइन को हम जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हमको फ्रिक्शनल पावर मिल जाता है. तो यही जो मैंने समझाया ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मोटरिंग टेस्ट, ठीक. मेजरिंग आईपी एंड बीपी हो गया, विलियम्स लाइन मेथड हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोटरिंग टेस्ट. एक सेकेंड. ओके, अब हम देखते हैं कि मोटरिंग टेस्ट क्या होता है. मोटरिंग टेस्ट में जो पहले तो आपका इंजन इज कपल्ड with an electric motor, ठीक है. तो इंजन को हम एक इलेक्ट्रिक मोटर से कपल कर देते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर भी उस इंजन को पावर दे सकती है, प्लस इंजन को जो सेल्फ जनरेटेड पावर है इस इंजन से वो भी मिल सकता है. उसके बाद क्या करते हैं हम कि इंजन इज अलाउड टू रन engine is allowed to run on its own power until desired outcome is reached. desired outcome बोलूं या desired speed is reached. ठीक है, तो हम इंजन को तब तक चलाते हैं जब तक आपका जो डिजायर्ड स्पीड है, जितनी स्पीड आप चाहते हो वो मिल न जाए. ओके, द required speed is achieved, then what we do, we cut off the fuel supply. So once the desired speed is reached, what we do, we cut off the fuel supply. Fuel supply के कट करने से क्या होता है कि अब इंजन को अपना सेल्फ पावर कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हम उसका फ्यूल रोक दिए हैं, ठीक है. तो अब जो आपका व्हीकल रन कर रहा है वो कैसे रन कर रहा है, इनर्शिया के थ्रू, है ना. मतलब इनर्शिया का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी रिमेन्स to be in a state of rest or in a uniform motion until or unless an external force is applied on it. तो अगर हम उस स्पीड पे जा करके इंजन के फ्यूल का कट ऑफ या इंजन बंद कर देते हैं तो व्हीकल तो उसी स्पीड पे चलती रहेगी, है ना, क्योंकि जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स उसको मिलता नहीं है वो रुक नहीं सकती. बट धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होने लगेगी, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, है ना. स्पीड फिर क्यों स्लो होगी, क्योंकि हमको एक्सटर्नल क्या फोर्स लग रहा है उस पर, फ्रिक्शनल पावर लग रहा है एक्सटर्नल, जो उस व्हीकल को अब रोकना चालू कर दी है, धीरे धीरे स्पीड कम करना चालू कर दी. तो इस समय हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने फ्यूल सप्लाई को कट किया वैसे ही हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर को चालू कर देते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक
motor is used to supply power to engine so that it can run on same speed. ठीक है, तो जैसे ही हमने इंजन के फ्यूल सप्लाई को रोका, वैसे ही हम अपना इलेक्ट्रिक मोटर चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर हम उसे उतना ही पावर देते हैं कि उसका जो स्पीड पहले था उस स्पीड पे मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जो हम पावर दे रहे हैं, पावर सप्लाइड बाय मोटर टू इंजन टू कीप vehicle at constant speed is nothing but is known as frictional power। तो इंजन जो कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रही थी वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। स्लो किसकी वजह से होने लगेगी? फ्रिक्शनल पावर की वजह से। तो जो फ्रिक्शनल पावर उसको स्लो कर रहा है, हम उतना ही फ्रिक्शनल पावर उसको मोटर के थ्रू दे देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, ताकि वो उसी स्पीड पे चलते रहे। तो वो जो पावर हम इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू दे रहे हैं वो क्या है? फ्रिक्शनल पावर है। तो इस तरह से हम मोटरिंग टेस्ट से फ्रिक्शनल पावर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो आपका इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कपल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हम क्या करते हैं, इंजन को उसके फ्यूल सप्लाई के थ्रू या उसके ओन पावर से हम एक डिजायर्ड स्पीड तक लेके जाते हैं। ठीक है, वो एक डिजायर्ड स्पीड पहुंच गई तो हम उसको उसी स्पीड में कांस्टेंट चलता हुआ छोड़ देते हैं और उसका फ्यूल सप्लाई धीरे से कट कर देते हैं। फ्यूल सप्लाई कट करने से क्या होता है कि इंजन अभी कुछ देर तक उसी स्पीड में चलेगा, फिर धीरे धीरे रुकना चालू हो जाएगा। क्यों रुकेगा? फ्रिक्शनल पावर की वजह से, है ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से। तो उस फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम कंपनसेट करने के लिए जिस समय हमने फ्यूल सप्लाई को रोका है उसी समय हम इलेक्ट्रिक मोटर चालू करके इंजन को पावर देना चालू कर देंगे, ताकि जो फ्रिक्शन उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है या धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो कर रहा है, हम उसको फिर से उस मोटर के थ्रू कांस्टेंट रख सकें। तो जो वो मोटर से हम पावर दे रहे हैं ताकि इंजन या व्हीकल उसी कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहे, उस पावर को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, व्हीकल को इंजन कर लो आप, कीप इंजन एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इंजन को हमको कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहना देना है। तो उसको हम कैसे रोकेंगे? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो धीरे धीरे आपका स्लो होता जा रहा है, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए उस फ्रिक्शनल फोर्स से जो लॉस हो रहा है पावर का, वो लॉस हम दे देते हैं, वो पावर हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। और जब हम उस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर मेजर करेंगे कि उस इलेक्ट्रिक मोटर से हमने कितना पावर दिया ताकि इंजन उसी स्पीड से चलती रहे, वो हमको बता देता है फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, अब इसी में हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट टेस्ट में। ठीक है, मोस्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर्स टेस्ट।
अब जो मॉर्स टेस्ट होता है ये बेसिकली सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन के साथ हम लगा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन ओनली। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल 4 सिलेंडर का इंजन है, तो चारों सिलेंडर को चालू कर देते हैं हम, और उससे जो ब्रेक पावर होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चारों सिलेंडर जब चालू है तो उससे जो ब्रेक पावर आता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम एक एक करके एक एक इंजन बंद करते चले जाते हैं। जैसे कि पहले 4 इंजन रन कर रहा था, तो हम एक इंजन को बंद कर देंगे। बंद कर देने का मतलब है उसको हम फ्यूल सप्लाई नहीं देंगे, उसमें हम इग्निशन नहीं करेंगे या कंबशन नहीं करेंगे। वो इंजन चलेगा तो, लेकिन बाकी 3 के, जैसे 4 इंजन था, ठीक है, अब चौथे इंजन को मैंने फ्यूल देना बंद कर दिया, तो बाकी 3 इंजन ही वो चौथे इंजन को रन करेगा, ठीक है। तो वो चलेगा बट हम उससे फ्यूल सप्लाई बंद कर देंगे। तो जैसे ही हमने चौथे इंजन से फ्यूल सप्लाई बंद किया, तो अब हमको जो ब्रेक पावर मिलेगा वो कितने इंजन का मिलेगा? 3 इंजन का, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐसे करते 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 हर इंजन को, एक एक इंजन को बंद करते जाते हैं, और कितना ब्रेक पावर मिल रहा है हम उसको मेजर करते जाते हैं। तो सपोज करो एक फॉर्मूला देखते हैं फिर इससे रिलेटेड। इंडिकेटेड पावर जब सारे के सारे इंजन चल रहे हैं, यानी अगर 4 सिलेंडर इंजन, एन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, तो जब चारों के चारों सिलेंडर जब वर्क कर रहे हैं, तो इंडिकेटेड पावर वुड बी इक्वल टू ब्रेक पावर ऑफ ऑल द एन इंजन्स प्लस फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। अब सपोज करो हमने एक इंजन बंद कर दिया, तो इंडिकेटेड पावर ऑफ n-1 इंजन would be equals to brake power of n-1 engine plus frictional power. इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर फ्रिक्शनल पावर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। हमने एक इंजन बंद कर दिया अगर, तो इंडिकेटेड पावर ऑफ n-1 इंजन विल बी इक्वल टू ब्रेक पावर ऑफ n-1 इंजन प्लस फ्रिक्शनल पावर। इसको ले लेते हैं हम 1, इसको ले लेते हैं हम सेकेंड। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ठीक है, वुड बी इक्वल टू ब्रेक पावर एन माइनस ब्रेक पावर n-1। फ्रिक्शनल पावर तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। हम इंजन बंद भी कर रहे हैं तो इंजन तो रन कर रहा है, दूसरे इंजन के हेल्प से रन कर रहा है, ठीक है। बाकी जैसे चौथा इंजन अगर हमने बंद कर दिया, चौथा सिलेंडर, तो बाकी 3 इंजन जो चल रहे हैं, या 3 सिलेंडर जो चल रहे हैं बाकी, वो इसको भी रन कराएंगे। सब आपस में कपल रहते हैं ना। अगर आपका 4 सिलेंडर इंजन है तो सब आपस में, सारे सिलेंडर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपका एक सिलेंडर अगर नहीं भी काम कर रहा है, चौथा सिलेंडर, तो बाकी 3 सिलेंडर उसको रन करेंगे। उसका जो बाकी 3 सिलेंडर का जो पिस्टन मूवमेंट हो रहा है, वो चौथे सिलेंडर के भी पिस्टन को मूव करेगा। तो फ्रिक्शनल पावर तो उतना ही लगना है, क्योंकि सेम मूविंग पार्ट्स है, सेम रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक। ये फ्रिक्शनल पावर और फ्रिक्शनल पावर आपको आपस में कैंसिल हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको हो गया IP n-1 इक्वल टू BP n-1, ठीक है। अब IP n-1 क्या होगा? IP ऑफ nth सिलेंडर वुड बी इक्वल टू BP n-BP n-1। nth का क्या मतलब हुआ? सपोज करो 4 सिलेंडर इंजन था, तो ये इंडिकेटेड पावर क्या शो कर रहा है आपका? IPN क्या शो कर रहा है? ये IPN आपका शो कर रहा है चारों सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर। IP n-1 क्या शो कर रहा है? 3 सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो IP क्या शो करेगा?
चौथे सिलेंडर का, मतलब जो चौथा वाला सिलेंडर है जिसको हम बंद किए थे उसका इंडिकेटेड पावर शो करेगा, है कि नहीं। मतलब ये आईपीएन आपका चारों सिलेंडर का है, आईपीएन-1 चार में से एक बंद कर दिए, तो ये 3 सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर है, राइट। तो जब आईपीएन-1 हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 सिलेंडर का पूरा का इंडिकेटेड पावर माइनस 4-1 यानी 3 सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर, मतलब चौथा है यानी nth इंडिकेटेड पावर वुड बी इक्वल टू bpn-1, ठीक है। तो इस तरह से हमको हर सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, है ना। तो टोटल इंडिकेटेड पावर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर nth, है ना। ये आपको जैसे चौथे का बताएगा, वैसे ही जब मैंने तीसरा बंद कर दिया तो तीसरे का बताएगा, जब दूसरा बंद कर दिया तो दूसरे का बताएगा, पहला बंद कर दिया तो पहले का बताएगा। तो IP1+2+3+4 मतलब जब हम सबको सम कर देंगे, समेशन ऑफ ऑल इंडिकेटेड पावर सिलेंडर्स, तो ये टोटल इंडिकेटेड पावर आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको टोटल इंडिकेटेड पावर एक बार मिल जाएगा, उसके बाद आपको टोटल ब्रेक पावर पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फ्रिक्शनल पावर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा एक न्यूमेरिकल से समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं हम, ये गेट 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। राइट अ क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए Morse test on the following measurement of brake power were taken at constant speed, ठीक है। all cylinders firing 3037 kilowatt, number 1 cylinder not firing, तो जब सारे सिलेंडर रन कर रहे थे तो हमारा ब्रेक पावर था 3037 किलोवाट। जब हमने एक सिलेंडर को बंद कर दिया तो हमारा आया 2102 किलोवाट। वैसे ही हमने जब नंबर 2 को बंद किया, नॉट फायरिंग, तो हमारा आया 2102 किलोवाट। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। नंबर 3 सिलेंडर को बंद कर दिया तो हमारे पास आया 2100 किलोवाट, और चौथे सिलेंडर को बंद कर दिया तो हमारे पास आया 2098 किलोवाट। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो द मैकेनिकल efficiency of engine is
ऑप्शन दिए हुए हैं आपको अलग अलग, 91.53%, बी 85.07%, सी 81.07% या डी 61.22%। ठीक है, तो हम इसको अब कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ब्रेक पावर जब सारे के सारे इंजन वर्क कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है आपकी, जब सारे इंजन वर्क कर रही है, तो ब्रेक पावर सॉल्यूशन व्हेन ऑल द इंजन्स आर वर्किंग, यानी 1 2 3 4 जब सारे वर्क कर रहे हैं, तो आ रहा है आपका 3037 किलो वाट। और जब नंबर 1 सिलेंडर नॉट फायरिंग, तो व्हेन नंबर 1 सिलेंडर इज नॉट फायरिंग, तो आपका ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, 2 3 4, क्योंकि 1 तो आपका वर्क कर नहीं रहा है। तो व्हेन नंबर 1 सिलेंडर इज नॉट फायरिंग आपका आ गया 2102, 2102। ठीक है, तो हमने जैसे पीछे वाले फॉर्मूला में दिखा, आई इंडिकेटेड पावर nth इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर ऑफ n सिलेंडर्स माइनस ब्रेक पावर ऑफ n माइनस 1 सिलेंडर। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसमें आई पी ऑफ फर्स्ट सिलेंडर निकालते हैं। कैसे, ब्रेक पावर ऑफ ऑल सिलेंडर्स यानी n सिलेंडर कितना है, 3037, और ब्रेक पावर व्हेन हम फर्स्ट सिलेंडर को बंद कर दिए तो n-1 आपका ये दिया हुआ है 2102। तो इंडिकेटेड पावर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या आ गया, 935 किलो वाट। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं व्हेन नंबर 2 सिलेंडर इज नॉट फायरिंग, ब्रेक पावर 2 is not firing now. तो जब सेकंड सिलेंडर फायर नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली वीडियो थोड़ा बीच में रुक गया है किसी कारण से, मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखते हैं, ठीक है, सेकंड सिलेंडर नहीं फायर कर रहा है, तो ब्रेक पावर ऑफ ऑल सिलेंडर्स यानी 1 2 3 4 माइनस ब्रेक पावर ऑफ 1 3 4, सेकंड सिलेंडर नहीं फायर कर रहा है, तो आपका आ गया 3037 माइनस 2102। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 2 सिलेंडर नॉट फायरिंग, उसमें आपका ब्रेक पावर है 2102। तो जब सारे सिलेंडर फायर कर रहे हैं तो जो ब्रेक पावर है माइनस, जब सेकंड सिलेंडर नहीं फायर कर रहा है तब जो ब्रेक पावर, उसको माइनस कर दिया तो आपका इंडिकेटेड पावर ऑफ सेकंड सिलेंडर आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब थर्ड सिलेंडर इज नॉट फायरिंग, तो आई BP 124, तो आपको दिया हुआ है 2100 किलोवाट, तो आईपी ऑफ थर्ड सिलेंडर हो जाएगा टोटल ब्रेक पावर 3037 माइनस जब थर्ड नहीं फायर कर रहा है यानी 937 किलोवाट। सिमिलरली जब चौथा सिलेंडर नहीं फायर कर रहा है तब आपको ब्रेक पावर दिया हुआ है 2098 किलोवाट, तो इंडिकेटेड पावर फोर्थ हो जाएगा टोटल ब्रेक पावर माइनस 2098 किलोवाट विच इज इक्वल टू 939 किलोवाट। तो इंडिकेटेड पावर ऑफ ऑल सिलेंडर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ऑल सिलेंडर्स आपका फर्स्ट सिलेंडर प्लस सेकंड सिलेंडर प्लस थर्ड सिलेंडर प्लस फोर्थ सिलेंडर। ठीक है, तो आपका सारे सिलेंडर का आ जाएगा। तो आपने सारे सिलेंडर को सम अप कर दिया तो आपको इंडिकेटेड पावर हर सिलेंडर का मिल गया। आपके पास हर सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर है और हर सिलेंडर का ब्रेक पावर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक पावर व्हेन ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग 1 2 3 4,
तो 3037 इंडिकेटेड पावर आपने निकाल लिया जब सारे सिलेंडर फायर कर रहे हैं 3746। तो आप जब इंडिकेटेड पावर को ब्रेक पावर से माइनस करोगे, फ्रिक्शनल पावर आपसे नहीं पूछा गया है बट निकाल सकते हैं। आपके पास इंडिकेटेड पावर आ गया है, आपके पास ब्रेक पावर आ गया, तो आपको 709 किलोवाट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको फ्रिक्शनल पावर हो गया। आपको क्वेश्चन में मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने का आ गया, मतलब ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो कि है 3037 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर आपने कैलकुलेट किया अभी, ठीक है, हर सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर को सम करके, जो कि आया आपको 3746 किलोवाट। डिवाइड करोगे आपको एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है 81.07%, वो इसका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।